नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में यूपीपीएससी और यूपीपीएसएसएससी के तहत आयुष विभाग में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण को शासन की मंशा और पारदर्शिता का उदाहरण बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सरकार की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा के पीछे 8 वर्षों के सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी हैं। तो वहीं आज का दिन युवाओं के लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि किसी भी युवा को शासकीय नौकरी प्राप्त होना उसके सपनों को उड़ान देने जैसा है। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन के द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज यहां पर हम लोगों ने आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जुड़े हुए और आयुष के अन्य विधाओं से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र, जिसमें 163 आयुर्वेद के चिकित्साधिकारियों के, 3 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, 19 प्रोफेसर और होम्योपैथ के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं। 296 एफएसएल लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है, इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर होंगे। वे लगभग 5 घंटे मिर्जापुर में रहेंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही सीएम योगी पुलिस लाइन पहुंचे और वहां बीएलजे इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम योगी मां विंध्यवासिनी धाम गए और निर्माणाधीन विधायक कॉरिडोर की प्रगति की भी निरीक्षण किया उन्होंने करेंगे। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनपद में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में
दूसरे दिन प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने यूपी सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं मंत्री ने बताया कि जौनपुर में प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर तत्परता से लागू किया जा रहा है। तो वहीं विशेष रूप से जौनपुर में 100 बीघा जमीन को 225 करोड़ की लागत से एक नया बाड़ा जिला निर्माण किया जा रहा है, जो 2026 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। रूप से 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मैं जौनपुर में जिस तरीके से देखा कि जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कितनी तत्परता के साथ जिम्मेदारी और ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को तो बधाई देता हूं। जौनपुर के लोकल प्रशासन को मैं पूरी तरीके से दिल से बधाई देना चाहता हूं। और जौनपुर ऐतिहासिक जिला है, जिस जिले के लोगों ने केवल विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि मुल्क की आज़ादी में भी अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराने में पहले अग्रणी रहा है। और आज मैं देखा कि जिस तरीके से चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे गैस का मामला हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, हर क्षेत्र में जो है जौनपुर किसी के क्षेत्र में तो तीसरे नंबर पे, किसी 10वें नंबर पर। और एक बात और बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से उत्तर प्रदेश यहाँ जौनपुर को एक 225 करोड़ रुपए का एक जेल जो मिला है। तो वहीं मऊ के हनुमान घाट मोहल्ला हरिकेशपुरा TCI मोड़ पर ऊर्जा मंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान बिजली कटने पर 4 विद्युत कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की गई। ये घटना तब हुई जब ऊर्जा मंत्री संबोधित कर रहे थे और अचानक बिजली चली गई, जिससे आयोजकों में व्यवधान आया। इस घटना के बाद संबंधित विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। तो वहीं SDO प्रकाश सिंह ने JEOP कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा अधिशासी अभियंता भुवन और राज्य सिंह को भी आरोप पत्र जारी किया गया और अधिक बताते चले कि अभियंता संजीव वैश्यव से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्षों के सफर को पूरा होने पर बधाई दी और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के पर सेवा, सुशासन, सुरक्षा के संकल्प के साथ जन जन को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल करने के बाद आज कानपुर नगर में हम सब 8 वर्ष के पूरे होने पर आम जनमानस को बधाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी आपने देखा बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सीधा संवाद भी हुआ है और उनके विभिन्न योजनाओं से उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें सीधे सर्टिफिकेट और ट्रैक्टर इत्यादि प्रदान किए गए। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले थी पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हम बेहतर बनाएं। आज हम इन 8 वर्षों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य के तमगे से बाहर निकल करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं का हमेशा सम्मान करती है। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि सपा के सांसद ने एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की थी, जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अखिलेश यादव ने लिखा, सपा का इरादा किसी समाज या जाति का अपमान करने का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या कभी एक तरफा नहीं की जा सकती, क्योंकि इतिहास हमेशा विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटारिया की नींद की झपकी लेते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वाकया ऑडिटोरियम भवन सोनपुर में हुआ, जहां कार्यक्रम के दौरान उनकी तस्वीर ने चर्चा का विषय बना दिया। इस घटना के बाद महेंद्र कोटारिया की तस्वीर को पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष की नींद की वजह से आई चर्चाओं में महेंद्र कोटारिया की तस्वीर वायरल। तो वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंसल मामले में एनसीएलटी ने सुनवाई शुरू। 15 अप्रैल को अगली सुनवाई। एलडीए ने अंसल के मामले में अपनी बात रखी। वहीं अंसल के दिवालिया होने से हम भी प्रभावित, ऐसा एलडीए का कहना है। वहीं एनसीएलटी ने अपील दाखिल करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं आपको बताते चले अंसल मामले में एनसीएलटी का ये पूरा आपको बताते चले अंसल में दिवालिया होने से हम भी प्रभावित होंगे, एलडीए का ऐसा कहना है। 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है, जो एलडीए ने अंसल मामले में अपनी बात रखी। तो वहीं 15 अप्रैल को अगली सुनवाई अंसल मामले में, आपको बताते चलिए ये सुनवाई 15 अप्रैल को अगली सुनवाई। तो वही संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसके बाद से वह चर्चा में है। अनुज चौधरी ने कहा, अगर मेरा व्यक्तित्व इतना गलत था तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया गया? मुझे सजा दिलवानी चाहिए थी। चौधरी का ये बयान अब तब आया जब उन्होंने अपनी बात रखते हुए एक अन्य टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, आप यदि ईद और की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इस बयान के तत्कालीन रूप से विवाद को जन्म दे दिया और उनके खिलाफ विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई। हालांकि सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके उद्देश्य किसी को आहत करने के नहीं थे और यदि किसी को उनके शब्दों से परेशानी हुई हो तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। खबर जालौन से है, जहां उरई तहसील का डीएम राजेश कुमार पांडे ने निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। डीएम ने सदर तहसील की वार्षिक निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण कर तहसील की विभिन्न पटलों की व्यवस्थाएं परखी। वहीं
अभिलेखों के रख रखाव संबंधी भी पड़ताल की गई। वहीं डीएम ने राजस्व संबंधित मामलों में त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही डीएम ने लेखपाल व अमीनों को, फरियादियों को, आपको बताते, समस्याओं को गंभीरता से निपटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही तहसील में मौजूद फरियादियों से तहसील कर्मचारियों के क्रियाकल्पों और डीएम ने जानकारी ली। इसके अलावा तहसील में ऑनलाइन प्रणाली की भी डीएम ने जांच पड़ताल की। साथ ही ऑनलाइन आवेदनों व शिकायतों पर भी त्वरित निपटाने के निर्देश दिए गए। कि ये शासन और परिषद के निर्देश होते हैं कि वर्ष में एक बार तहसील का जो है वार्षिक निरीक्षण होता है, जिसमें अभिलेखों का रखरखाव और जो जन सामान्य की गतिविधियां हैं उनसे निस्तारण किए जाने वाले जो शासकीय कार्य हैं, वो राजस्व वादों का निस्तारण, उनका अनुपालन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और ये भी संतोषजनक पाई गई है। खासकर जो बैनामे आते हैं वो समय से दर्ज हों, अनावश्यक कोई पेंडेंसी ना रहे, इनमें जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ठीक से लोग काम करें। तो वहीं जालौन के कापली कोतवाली क्षेत्र में बैरई गांव में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक को उसकी प्रेमिका से मिलने के दौरान पकड़कर उससे परिजनों ने उसकी शादी करा दी। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जानकारी के अनुसार युवक और प्रेमिका की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। युवक, जो अहमदाबाद के प्राइवेट नौकरी करता है, चोरी छुपे प्रेमिका से मिलने के लिए जालौन के गांव अभेदपुर पहुंचा था। युवक के गांव पहुंचने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत गांव के मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। तो वहीं शादी के बाद दोनों ने 7 फेरे लिए और इस अद्भुत घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं हरदोई जिला अस्पताल के गेट पर अराजक तत्वों ने जमकर बवाल मचाया। इमरजेंसी वार्ड से लेकर सड़क तक मारपीट हुई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और हंगामे के दृश्य साफ देखे जा सकते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं आगरा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने आवास पर हुए बवाल के मामले में थाना हरिपर्वत में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा थाना उप निरीक्षक ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया, जबकि दूसरा सांसद के बेटे ने तोड़फोड़, लूटपाट और जानलेवा हमले के आरोप में कराया। एफआईआर में ओकेंद्र राणा नामजद है, जबकि कई अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में एक पिता ने अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी। आपको बताते चले, अपने बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पिता ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। तो वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया, थाना रोजा क्षेत्र में एक गांव में सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने किसी 4 मानसिक परेशानी के में चलते अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी और स्वयं फांसी लगा ली। पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी, पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं करौली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपसी कलह को लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। वहीं हत्या कर पति मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस कर
आपको बताते चले आरोपी की तलाश कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां जिला अस्पताल शव को लाया गया। बता दें कि मामला हिल्डोना सिटी के खरेटा रोड स्थित कंजौली के पूरा का है। वहीं ससुर सूरजमल ने हत्या का घटनाक्रम देखा, जिनके अनुसार आरोपी पति हरिप्रसाद जाटव लड़की से पत्नी पर वार कर रहा था और हत्या कर मौके से भाग गया। घटना करीब रात 2 बजे की बताई जा रही है। पति पत्नी ने 2 लड़के, पत्नी नरसो बाई उम्र 32 साल की निवासी कोडर है। आरोपी पति हरिप्रसाद संग शादी को 16 साल हो गए थे। वैसे ही अगर दिमाग का शराब पीता था, सब काम है वहाँ, शराब पिए, नशा, गांजा, भांग, कछु हो, सब में राजी है वो। आपके पास कोई फोटो है क्या? गई है पता 2:05 पे। 2:05 पे आधी पता लग गया मुझे। खट खट आइए जब मैं यहाँ सो रहा गोली लेकर मैं होश नहीं हूँ, बगल में मेरी पोती से सो रही 11 साल की। अब बच्चा सोच में तो आऊंगा नहीं थे, जब मैंने हचेरी है जब कहीं में लाली देखी वो बोतल कर तो दिखो है। किस चीज से वार किया था? हाथ में डंडा। नहीं क्या कर रहे हो तू, खट खट खा रहे हो, कछु नहीं। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने जा रही है। वहीं परिवहन विभाग के लिए प्रदेश भर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चुनौती का विषय बनी हुई है। बता दें कि ONGC चौक पर हुई घटना के 6 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। राजपुर और में 4 जबकि लच्छीवाला टोल पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान बचाई। वहीं RTO और सुनील शर्मा, जिनके पास देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार के RTO का प्रभार है, उनके अनुसार इस वर्ष की यात्रा में दुर्घटनाओं के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। वहां ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी प्रदेश से आ रही गाड़ियां भी ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। देखिए, ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम का सीजन भी आने वाला है, आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और पर्यटक भी बढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमारी रेगुलर टीमें हैं उसके अलावा अतिरिक्त दल भी लगाए जा रहे हैं। जैसे देहरादून शहर में ये जो हमारा मसूरी मार्ग है वहाँ पर एक अतिरिक्त दल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं उस पर भी एक दल की अलग से तैनाती की जाएगी, जिससे कि कोई भी सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरे ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही वाहन का। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लाडपुर क्षेत्र में जंगलों में भीषण आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। ये आग जंगलों में एक बड़े हिस्से में फैल गई, जिससे वहां की वन्य जीव और पौधों की कई महत्वपूर्ण प्रजातियों को भी नुकसान पहुंचा। आग बुझाने के प्रयासों के बावजूद आग पर काबू पाने में परेशानी हुई। इस दौरान वन महकमे की ओर से किसी भी प्रकार की त्वरित कार्रवाई या मदद नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई। आग के कारण जंगल की संपदा और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं धामी सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को तेज कर दिया है। चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए IG रेंज कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया है। इसके प्रभारी DIG रैंक के अधिकारी होंगे। इसके द्वारा हर समय यात्रा मार्ग की कई संसाधनों की निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यात्री में प्रमुख पहाड़ों पर SSP स्तर पे अधिकारियों को तैनात भी किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत कदम उठाए जा सके। तो वहीं IG गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा मार्गों को और प्रमुख ठहराव स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सेल के इंचार्ज रैंक के अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।